साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं और नए टॉपिक का नाम है अनुपात तथा समानुपात, रेशो एंड प्रपोर्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं और मैथमेटिक्स का बेस भी है, क्योंकि अगर अनुपात समानुपात हमको नहीं आता है तो हम मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने में कठिनाई महसूस होंगी। इसलिए अनुपात समानुपात को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्जाम्स की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पहले आज हम इसका बेसिक आपको सिखाएंगे कि इसका थोड़ा बेसिक अगर आपने सीख लिया तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझते हैं। देखिए, अनुपात समानुपात, जैसे दो हमारे पास राशि है, दो क्वांटिटी है ए और बी। एक राशि है ए, एक राशि है बी। राशि या क्वांटिटी एक ही बात है। तो ये पहली राशि है, प्रथम राशि है, और ये द्वितीय राशि है। अगर इनका हमें अनुपात निकालना है तो इनके अनुपात को हम क्या बोलेंगे? इनके अनुपात को बोलेंगे ए अनुपात बी। ये जो बीच में सिंबल हमने लगाया है, दो बिंदियां जो लगाई हैं, ये दो बिंदी सिंबल किसका है? अनुपात का या रेशो का सिंबल कहलाता है। अगर हम ऐसी चार बिंदियां लगाएं तो ये सिंबल समानुपात का होता है, प्रोपोर्शन का होता है। तो ये रेशो का सिंबल है, अनुपात का सिंबल है, और ये सिंबल समानुपात का सिंबल होता है या प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। तो इसमें जो पहली वाली राशि होती है इसे हम प्रथम राशि कहते हैं। दूसरी जो वाली जो राशि होती है इसको हम द्वितीय राशि कहते हैं। देखिए, इसका हम थोड़ा ध्यान देंगे। अनुपात अपने आप में ये जो राशियां होती हैं सबसे सरल राशियां होती हैं, छोटी राशियां होती हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 18 और 24 का अनुपात निकालो, 18 और 24 का अनुपात निकालो, तो 18-24 का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 18/24 करेंगे। अनुपात का मतलब होता है वटा। अनुपात का मतलब क्या होता है? क्योंकि ए अनुपात बी है तो हम इसको क्या लिखेंगे? a/b। ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है? a/b। जो पहली वाली राशि है वो ऊपर अंश में और जो दूसरी वाली राशि है वो हर में। अब यहाँ 18 ऊपर 24 नीचे, इसको हम सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक इसे अनुपात में हम नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि इसका अनुपात 18/24 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 18/24 ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि अनुपात में निकालने के लिए हमें इनका सरलीकरण करना पड़ेगा, और सरलीकरण के लिए इनके HCF से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। HCF क्या होगा इनका? देखिए, 18 के फैक्टर करिए, 18 के फैक्टर करेंगे 2 3 6 3 18। 24 के फैक्टर करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब HCF का मतलब जो ऊपर नीचे कॉमन है। कॉमन क्या है इसमें? एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है वही हमारा HCF होता है, और ये फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे? 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा? 3/2 दूनी 4। तो इसका जो अनुपात आएगा वो 3:4 आएगा। अनुपात क्या आएगा इसका? 3:4। तो अनुपात वाली जो राशियां होती हैं अपने आप में कैसी होती हैं? सिंपल रेशो, मतलब सबसे सरल अवस्था में होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होती हैं। ये जो राशियां होती हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। इससे छोटा इसे हम नहीं कर सकते, इससे छोटा इनको हम नहीं कर सकते। कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं होती है। चलिए देखिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं और मान लीजिए हमको A अनुपात B हमें दिया हुआ है 2:3 और B अनुपात हमें C दिया हुआ है, ये भी 2:3 दिया है। मान लीजिए 2:3 दिया है, ये भी 2:3 है और ये भी 2:3 है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, एग्जाम्स में ये मालूम कराया जाता है कि A/C इसकी वैल्यू बताइए, या A/B/C इसकी वैल्यू बताइए। तो ये अब हम आपको इसका बेसिक समझा रहे हैं, और ये इसमें बेसिक में
पहला पैटर्न किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं वो पहला पैटर्न हमने आपको समझा रहे हैं। देखिए ए अनुपात बी हमको दिया हुआ है, बी अनुपात सी हमको दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, ए अनुपात सी बताइए, इसका मान क्या आएगा, या ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये ए अनुपात बी है और ये बी अनुपात सी है, तो ये चीज यहां पर क्या है, ये चीज कॉमन है। इसकी दूसरी राशि और इसकी पहली राशि कैसी है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इनका रेशो निकालना है तो पहले हम थोड़ा सा आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देते हैं कैसे हम निकालेंगे। ए रेशो बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2:3, और बी रेशो सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2:3। अब करना क्या है, इसकी खाली जगह, यहाँ पे ये खाली जगह एक ये है और एक खाली जगह ये है, तो यहाँ खाली जगह में इससे पहले वाली जो इस खाली जगह से पहले वाली संख्या है वो आ जाएगी। यहाँ खाली जगह में इसके पहले तो है नहीं, तो इसके बाद वाली जो संख्या 2 है वो यहाँ 2 आ जाएगी। अब क्या करना है, इनकी हम केवल मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इनका रेशो निकल के आ गया, ये ए रेशो बी रेशो सी, ए बी सी का जो रेशो है वो हमारा निकल के आ गया 4, 6, 9। अगर हमसे ए और सी का रेशो पूछे तो ए और सी का रेशो हमारा हो गया 4:9। हम ए रेशो सी की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर ए बी सी का रेशो पूछेगा तो हम इसी तरह से निकालेंगे, लेकिन अगर ए रेशो सी की वैल्यू पूछा है जबकि बी हमारा कॉमन है, ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो केवल हम सिंपल सीधे सीधे इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी मल्टीप्लाई करने से ही हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो इस तरह से हमारा ए रेशो सी डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर ए रेशो बी रेशो सी पूछे तो हम इस तरह से कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं, या ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें 4 और 9 का मान पता होगा तो हम ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्योंकि पहली राशि और तीसरी राशि तो हमें पता है, दूसरी राशि का हमें देखना है। तो ऑप्शन चेक करके भी हम यहाँ बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी। इसको निकालने का हमारे पास जब ए रेशो बी दिया है 2:3 और बी रेशो सी दिया है 2:3, तो अगर हमें ए बी सी का रेशो निकालना है तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 तिया 6, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 तिया 9। इस तरह से भी हम ए बी सी का रेशो ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा रेशो दिए हुए हैं तब उस कंडीशन में देखिए हम कैसे करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई की वैल्यू बताइए, हालांकि ई तक नहीं पूछेगा आपसे, कंपटीशन में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन डी तक पूछ सकता है, डी तक आ सकती हैं आपके पास। तो ये डी तक तो आ ही सकता है, ए रेशो बी, बी रेशो सी रेशो डी, डी रेशो ई हम ले लेते हैं, क्योंकि कितने भी रेशो दिए हों, जो हमने तरीका आपको बताया है वो ऐसा तरीका है कि इस तरह से हम कितने भी रेशो हमें दिए हुए हैं तो हम उनका रेशो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है इन सब की, तो ए रेशो बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2:1, बी रेशो सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2:1, सी रेशो डी की वैल्यू क्या दी हुई है, 3:1, और डी रेशो ई की वैल्यू क्या दी हुई है, 2:1। हमने यहां पर जो वैल्यूज हमको दी हैं वो हमने पुट कर ली। अब जो खाली जगह हमारे पास है यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, इस खाली जगह में क्या आएगा, यहाँ पर ये देखना है हमको। खाली स्थान 3 है तो इससे पहले खाली स्थान से पहले 1 है, इसलिए सब जगह 1 आएगा, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ खाली स्थान है तो इससे बाद में यहाँ 2 है तो 2 आएगा, और यहाँ जो खाली स्थान है तो खाली स्थान से पहले यहाँ 1 है इसलिए 1 आएगा। यहाँ पर 2 खाली स्थान ये है और 1 खाली स्थान ये है, तो इससे पहले 1 है इसलिए 1, और खाली स्थान के बाद में 3 है इसलिए यहाँ पर 3। ऐसे ही यहाँ पर ये 3 खाली स्थान है तो इसके पहले 2 है, तो यहाँ सभी में क्या आएगा, 2 आएगा। बस हो गया सिंपल। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेंगे सबकी, और आंसर हमको मिल जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 3 दूनी 6।
एक एकम एक, एक दूनी 2 और एक एकम 1। तो ये जो है हमारे पास रेशो आ गया A:V:C:D:E। लेकिन अगर हमसे पूछे कि A और E का रेशो बताइए, तो A और E का रेशो निकालने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें B कॉमन है या C कॉमन है या D कॉमन है, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 और एक एकम एक, इस तरह से हम ये निकाल देंगे। A:2E निकालने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला और लास्ट का रेशो पूछे तो निकालने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, और ये भी मुश्किल नहीं है, बस केवल थोड़ा सा हमें क्या करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में जब रेशो दिया हो तो हम उसको कैसे सिंपल करते हैं, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। इसको हम सिंपल कैसे करेंगे, तो इसको सिंपल करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है 12। तो हमें करना क्या है कि जो एलसीएम है उस एलसीएम से इस प्रत्येक संख्या में हम गुणा कर देंगे। तो हम 12 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 12 से इसमें भी गुणा कर देंगे और 12 से इसमें भी गुणा कर देंगे। क्या बचेगा, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 3 12, और यही हमारा आंसर होगा, ये रेशो निकल आएगा। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो हम क्या करेंगे, 2/3 में 12 से गुणा करेंगे, 3/4 में 12 से गुणा करेंगे, 1/6 में 12 से गुणा करेंगे। 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 4 और 2 की गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 3 3 9 और 2 एकम 2। इस तरह से ये इसका हम रेशो आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये दूसरा पैटर्न है। अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन दिया हो और हमसे रेशो पूछा जाए कि एबीसी का रेशो बताइए, यहाँ एबीसी के रेशो हमसे पता करवा रहा है, तो एबीसी के रेशो हम कैसे पता करेंगे। यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, उनके रेशो हमें बटे में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ रेशो है बीच में, यहाँ जो चिन्ह है रेशो का है, यहाँ चिन्ह रेशो का नहीं है, बराबर का चिन्ह है। तो जब बराबर का चिन्ह है तो हम यहां से रेशो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ी गलतियां कर देते हैं, इसलिए गलतियों से बचना है। अगर बीच में रेशो है तो हम इस तरह से करेंगे, बीच में इक्वल टू है तो हम किस तरह से करेंगे, ये देखते हैं। यहां इसके बटे में जो संख्याएं हैं वही इसका रेशो कहलाएगा। अगर ऊपर कोई भी संख्या नहीं है तब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहां a के साथ 2 है, b के साथ 3 है, c के साथ 6 है, तो हमें इनको खत्म करना है। और खत्म कैसे करेंगे, हम इनके एलसीएम से क्या कर देंगे, हर में गुणा कर देंगे। देखिए 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 2, 3 और 6 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है। तो 6 से हम नीचे गुणा कर देंगे, 3 गुणा 6, 4 गुणा 6 और 5 गुणा 6। 6 से ये 6 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये क्या आया, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5, यही हमारा इनका रेशो निकल के आ जाएगा। देखिए अगला पैटर्न किस तरह के क्वेश्चंस का है। अगले पैटर्न के क्वेश्चन है ये, आपको दिया होगा ए रेशो बी प्लस सी का रेशो दिया है 1:2 और बी रेशो सी प्लस ए का रेशो दिया हुआ है 1:3। अब सी रेशो ए प्लस बी का जो मान है, जो रेशो है, वो हमसे पूछा जाएगा। तो ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से करेंगे। देखिए ये यहाँ पर ए बी और सी तीनों चीजें आ रही हैं, बी प्लस सी दोनों की जो वैल्यू है उनका रेशो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो टोटल रेशो ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा, 1 और 2 3। टोटल रेशो कितना आ जाएगा, 3। 1 और 2 3 हो जाएगा। यहां देखें तो सी और ए का रेशो 3 है और तीनों का रेशो अगर हम निकालें बी प्लस सी प्लस ए का तो वो आ रहा है 4। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रेशो हम एक क्वेश्चन में जब भी निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो उस रेशो का सम
ए बी सी तीन संख्याओं का या दो संख्याओं का जो सम आएगा वो कभी भी अलग अलग नहीं आएगा। जैसे यहाँ ए बी सी का योग सम का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ ए बी सी का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हम इसे याद रखेंगे। थोड़ा सा मैं बताता हूं क्यों होता है ऐसा। ए रेशो बी प्लस सी को हम क्या लिख देंगे, ए बटे बी प्लस सी लिख देंगे, और ए बटे बी प्लस सी का जो मान है वो कितना है बताइए, 1/2 है। अब बी प्लस सी का जो योग है वो 2 है और ए का जो मान है वो 1 है। तो अगर हम यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लें तो वो कितना आ जाएगा, 3। ध्यान दो यहां पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहां से निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा b बटे सी प्लस ए बराबर 1/3 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4। क्या ये पॉसिबल है एक क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी के 2 मान हो? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब ये इक्वल ना हो तो हम उन्हें इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेके। सिंपल सी बात है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो इसको 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका योग भी 12 बन जाएगा, इसका योग भी 12 बन जाएगा। तो यहां हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब हम देख रहे हैं तो 4 और 8 12 हो रहा है, 3 और 9 12 हो रहा है। सम हमारा कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और जब इक्वल आ रहा है तो बताइए कि a की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है, 4, तो a की वैल्यू 4 हो गई। b की वैल्यू कितनी है बताइए, b की वैल्यू कितनी है, 3, तो b की वैल्यू 3 हो गई। तो a प्लस b का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 7। a प्लस b का रेशो कितना आ गया, 7। और a बी सी का रेशो कितना आ रहा है, 12। तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 5। 5 और 7 12। ए बी सी टोटल कितना आना चाहिए हमारा, 12। अगर a प्लस बी 7 आ गया तो c हमारा 5 होगा। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ 15 और 5 20 है और यहाँ 12 और 8 20 है, इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो इसको निकालना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर जो सम आ रहा है हमारा वो इक्वल आ रहा है। ए बी सी का जो सम आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, इसमें 20 आ रहा है, और यहाँ भी ए बी सी का सम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 5 है और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है, क्योंकि ये वैल्यू ए की है। ध्यान दीजिए, पहली वाली वैल्यू ए की है और नीचे वाले में पहली वाली वैल्यू बी की है। तो 5 और 8 कितना हो गया, 13। अब सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 13 और 7 20। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनकी वैल्यू का जो सम है बराबर है तो कैसे करेंगे, और बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे, उनको हम बराबर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पैटर्न का है। यहाँ हमें a रेशो b दिया हुआ है 2:1, तो हमसे ये 2a प्लस 3b इक्वल टू 5a की वैल्यू पूछेगा कि इसका रेशो कितना होगा, हमें इसका रेशो बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है, कुछ नहीं करना होता है, केवल a और b की जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर देनी है, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए a की जगह 2 लगा देंगे और b की जगह 1 लगा देंगे, बस आपका आंसर मिल गया। 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7 और 5 दूनी 10, 7/10 यानी कि 7 रेशो 10। इसी तरह से आप नीचे का क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। इस क्वेश्चन को आप करने के बाद इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए बेसिक के क्रम में अब हम आपको समझाएंगे कि मध्यानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है और चतुर्थानुपात क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल या थर्ड रेशो, फोर्थ प्रोपोर्शनल या फोर्थ रेशो हम कह सकते हैं। ये क्या होता है, क्या होते हैं और कैसे हम निकालते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये 3 संख्या a, v और c है। ये a, v, c जो हैं ये 3 संख्याएं हैं और ये समानुपाती हैं। कैसी हैं, समानुपाती हैं। जब ये समानुपाती हैं तो ये बीच वाली जो संख्या है ये मध्यानुपात कहलाती है, यह मीन प्रोपोर्शनल कहलाती है।
इसको हमें ध्यान रखना है। और 3 नंबर के केस में क्या होगा, इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि ए का बी से जो रेशो है वही रेशो बी का सी से होगा। जो रेशो ए का बी से है वही रेशो बी का सी से होगा। अब इसके जो हम यहां से निकालेंगे कैसे, ए बटे बी बराबर बी बटे सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी और बी की गुणा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी, या बी बराबर स्क्वायर जब हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाएगा ए सी या ए गुणा सी। तो इसका मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे हम कि जो पहली संख्या है और जो तीसरी संख्या है, पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। क्या, मध्यानुपात। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 18 और एक संख्या है 8। 8 और 18 का मध्यानुपात पूछा है, 8 18 का हमसे मध्यानुपात पूछा है। तो मध्यानुपात बीच वाली संख्या होती है, तो इसके बीच में हम कोई संख्या मान लेंगे, मान लीजिए बीच में कोई संख्या b है, ये इसका मध्यानुपात है। तो इस b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए 18 की 8 से गुणा करो, उसका स्क्वायर रूट कर दो, आंसर मिल जाएगा। 18 8 की गुणा होती है 18 8 144, 144 का वर्गमूल होता है 12, यही हमारा आंसर होगा। तृतीय अनुपात हम कैसे निकालेंगे, जैसे a और b है, इसका हमें तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती, जैसे ये 2 नंबर है, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात है, अब इसका तीसरा अनुपात हमें निकालना है। तो तीसरा अनुपात क्या होगा, इसका मान लीजिए c होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए a का v से जो अनुपात है वही अनुपात b का किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए। अब हमें तृतीय अनुपात निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है। तो तृतीय अनुपात भी हम इसी तरह से निकालेंगे। हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि बाहर बाहर वाले पदों की गुणा और अंदर अंदर वाले पदों की गुणा कर लीजिए। तो यहां से आप तृतीय अनुपाती आसानी से पता कर सकते हैं। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a गुणा c बराबर b गुणा b, या c बराबर आ जाएगा b गुणा b बटे a। कैलकुलेशन करेंगे और c की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो इस तरह से तृतीय अनुपाती तीसरा जो अनुपात है वो हम निकाल सकते हैं। चतुर्थानुपात, फोर्थ रेशो, वो भी इसी तरह से है। जैसे a b c ये 3 संख्याएं पता है, अब इसमें चौथा अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो चौथा अनुपात क्या होगा, चौथा अनुपात हमने इसमें मान लिया d, चौथा अनुपात हमने क्या मान लिया, d। क्या होगा, a का b से वही अनुपात होगा जो c का d से है। तो इस केस में भी हम a की d से गुणा और b की c से गुणा, बाहर बाहर वाले पदों की गुणा और अंदर अंदर वाले पदों की गुणा आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। हम यहां से d की वैल्यू निकाल सकते हैं, d बराबर b गुणा c बटे a। इस तरह से हम चतुर्थानुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हमें कोई संख्या दी हुई है और उसका रेशो दिया हुआ है दो संख्याओं का a रेशो b, ये a रेशो b कोई हमें रेशो दिया हुआ है और हमें उनका वर्गानुपात पूछा जाए, डुप्लीकेट रेशो पूछा जाए, घनानुपात पूछा जाए, वर्गमूलानुपात पूछा जाए या घनमूलानुपात पूछा जाए, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। घनानुपात ट्रिप्लिकेट रेशो, वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशो और घनमूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशो। तो हम जानकारी के अभाव में ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के चले आते हैं और या फिर हम क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो अगर हमें रेशो दिया हुआ है a रेशो b की वैल्यू हमें पता है और हमसे ये वैल्यूज पूछी जाएं, तो जानकारी के अभाव में हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, छोड़ आते हैं, गलती कराते हैं। वर्गानुपात का मतलब होता है कि हम जो भी रेशो हमें दिया है उसका हम क्या कर देंगे, संख्याओं का वर्ग कर देंगे। घनानुपात का मतलब जो भी संख्याएं हमको दी हैं हम उनका घन कर देंगे। वर्गमूलानुपात का मतलब जो भी संख्याएं हमें दी हैं उनका हम वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और घनमूलानुपात का मतलब हम उनका घनमूल कर देंगे, घनमूल ले लेंगे। देखिए ये हमको ध्यान रखना है, अगर a रेशो b की वैल्यू 3:4 है और इसका वर्गमूलानुपात पूछा है, वर्गानुपात पूछा है, तो वर्गानुपात निकालने के लिए इसका वर्ग कर देंगे, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर हमसे इसका घनानुपात पूछा जाए
तो घनानुपात करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका घन कर देंगे। 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64। तो हम इस तरह से इसका घनानुपात ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे A/B दिया हुआ है 100/121 और हमसे इसका वर्गमूलानुपात पूछा जा रहा है, तो वर्गमूलानुपात करने के लिए हम इसका वर्गमूल कर देंगे √100 √121। अब इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। घन मूलानुपात, जैसे हमें A/B पता है कि एक वैल्यू 27 है और एक वैल्यू 81 है, एक वैल्यू 27 है और एक वैल्यू 125 है। अब अगर इसका हम घनमूल करें तो 27 का घनमूल क्या होगा और 125 का घनमूल क्या होगा। 27 का घनमूल 3 होता है, 125 का घनमूल 5 होता है। इस तरह से हम इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशो या घन मूलानुपात ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल इनका अंतर समझना है और इसके सारे क्वेश्चंस हम आसानी से परीक्षाओं में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर और 6 मीटर का अनुपात हमको निकालना है। तो यहाँ 2 संख्याएं दी हुई हैं, 2 राशियां हमको दी हुई हैं। एक राशि है सेंटीमीटर में और एक राशि है मीटर में। तो इनका अनुपात हमें निकालना है और अनुपात निकालते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि जो राशियां हमको दी हुई हैं वो राशियां, उनकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर यूनिट समान नहीं है तो हम उनकी यूनिट को समान करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 6 को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इनका रेशो निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसका जो अनुपात आ गया वो 1/20 या फिर 1:20 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ यूनिट सेम नहीं है हमको यूनिट सबकी चेंज करनी है, सेम करना है। यहाँ ग्राम में है यूनिट और ये यूनिट जो है किलोग्राम में है। तो 200 ग्राम और 4 किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो हम 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए कैलकुलेट करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये आ गया 1/2 तो इसका रेशो आ गया 1/20। इसी तरह से हम यहाँ निकालेंगे 80 पैसे और 1 रुपये 60 पैसे का अनुपात। ये पैसे हैं और ये रुपये है, तो इसको रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। ये पॉइंट यहाँ से हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, ये 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो ऊपर हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 और 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये आ गया 1/2 और रेशो आ गया इसका 1:2। तो हमें ये ध्यान रखना है अनुपात निकालते समय कि जो राशियां हमको दी हुई हैं वो राशियां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर राशियां समान नहीं हैं तो हम उनको समान करेंगे, तब उनका अनुपात निकालेंगे। देखिए 10 और 30 का तृतीयानुपात पूछा है। तृतीयानुपात मतलब तीसरी संख्या हमको निकालनी है। 10, 30 और तीसरी संख्या हमें नहीं पता क्या है, वो हमने मान लिया x है। तृतीयानुपात हम सीधे बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर संख्याएं सिंपल दी हुई हैं तब। देखिए पहली और दूसरी का जो रेशो है वही रेशो दूसरी और तीसरी का होना चाहिए। 10 का 30 से कितना रेशो है, 10 तियां 30, ये 3 गुनी है। 10 तियां 30 कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो 30 की भी 3 गुनी संख्या आगे आएगी, 30 तियां 90, आगे वाली संख्या 90 आएगी। तो x का मान कितना आ गया, 90। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम यहाँ x मान लिया। अब इसका करेंगे क्या, 10 का 30 से जो अनुपात है वही अनुपात 30 का x से होना चाहिए। बाहर वाले संख्याओं की गुणा अंदर वाले संख्याओं की गुणा। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये जो x के साथ है वो बटे में आ जाएगा, 30 गुणा 30, और ये 10 जो है वो बटे में आ जाएगा, और 30 तियां 90। आंसर हमारा तब भी 90 ही आएगा। हमको कैलकुलेट कैसे करना है और हम ऑप्शन के आधार से भी आसानी से पता कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। चतुर्थानुपात पूछा है
तो 3, 6, 7 और चतुर्थानुपात हमने x मान लिया। वही सेम प्रोसेस इसका इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, x की वैल्यू निकालनी है। तो जो x के साथ वाला नंबर है वो बटे में आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 सत्ते 14। चतुर्थानुपात कितना आ गया? 14। वैसे भी देखें तो 3 का 6 से जो रेशो है वही रेशो 7 का x से होना चाहिए। 3 दूनी 6, ये इसका दुगना है, तो 7 का भी दुगना क्या आएगा? 14। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 7 दूनी 14 है। यहाँ मध्यानुपात पूछा है, और मध्यानुपात हमने आपको क्या बताया था कि मध्यानुपात निकालने के लिए हम संख्याओं की गुणा करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो 20 पंजे 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। सिंपल, हो गया आंसर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को पता कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक राशि को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी के भाग का दुगना और बी का भाग सी के भाग का 4 गुना है, तो उनके भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए, बी, सी सच दैट ए शेयर is equal to twice B's share and B's share is 4 times C share, then their shares are into the ratio। तो इनके शेयर्स का हमें रेशो पता करना है। देखिए कैसे हम पता करेंगे इनका रेशो। हम इनके रेशो को क्या दिया हुआ है कि A का जो शेयर है वो B के शेयर का दुगना है। देखिए A का जो भाग है वो B के भाग का दुगना है, तो A = 2B आ गया। A का भाग B के भाग का दुगना है, तो B का जो भी भाग है उसका दुगना कर देंगे, तो A = कितना आ जाएगा? 2B। अब क्या दिया है? B का भाग C के भाग का 4 गुना है, तो जो B का भाग है वो C के भाग का 4 गुना है, तो B = 4C आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर हम A/B निकालें तो A/B अगर हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2/1। इसी तरह से यहाँ अगर हम B/C निकालें तो B/C आ जाएगा 4/1। अगर A/B की वैल्यू हम निकालें तो 2:1 और B/C की वैल्यू निकालें तो 4:1, और हमें निकालना है A/B/C। जैसे कि हमने आपको बेसिक में समझा दिया है कि दो संख्याओं के रेशो दिए हुए हैं और तीनों के रेशो हमको निकालने हैं, तो सेम हमने उसी तरह से आपको बता दिया है, समझा दिया है। देखिए B/C हम यहाँ लिख लेते हैं। B/C हमको दिया हुआ है 4:1। अब ये B तो कॉमन है। अब जब ये कॉमन है तो हम A/B/C की वैल्यू हमने निकालना आपको सिखा दिया है कि A/B कितना दिया है? 2:1 और B/C कितना दिया है? 4:1। और हमने आपको क्या बताया? खाली जगह में क्या आएगा? यहाँ 1 आएगा, यहाँ खाली जगह में 4 आएगा। गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो हमारा रेशो आ गया 8:4:1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसको हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं? देखिए इसकी इससे गुणा करिए, फिर इसकी इससे गुणा करिए और इसकी इससे गुणा करिए। हम इस तरह से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 चौक 8, 4 एकम 4 और 1 एकम 1। डायरेक्ट हम इस तरह से भी रेशो निकाल सकते हैं। ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमको दिया हुआ है A का भाग B के भाग का दोगुना है, तो A का भाग B के भाग का दोगुना है। क्या ये दोगुना है? 2 दूनी 4 होना चाहिए, 4 नहीं है। यहाँ 4 दूनी 8 होना चाहिए, 8 नहीं है, लेकिन यहाँ 4 दूनी 8 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 3400 रुपये को A, B, C व D में इस प्रकार बांटा गया कि A और B, B और C और D के भागों का अनुपात 2:3, 4:3 और 2:3 है। तो B और D के भाग का योग ज्ञात करो। रुपीज 3,400 is divided among A, B, C, D is such a way that the share of A and B, B and C, C and D may as 2:3, 4:3 and 2:3 respectively. The sum of shares of B and D is, हमें B और D के शेयर का सम निकालना है, योग निकालना है। देखिए हमें दिया हुआ है कि A/B हमें पता है, B/C हमें पता है और C/D हमें पता है। A/B है 2:3, B/C है 4:3 और C/D है 2:3। तो
तो पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हम ए बी सी डी चारों का रेशो निकालें, और रेशो निकालना आसान है, हम बता चुके हैं आपको। तो ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, 2:3। बी और सी का कितना है, 4:3। और सी और डी का कितना है, 2:3। खाली जगह में यहाँ 3 के आगे सब 3 ही 3 आएगा, इस 3 के आगे 3 आएगा, 4 से पहले यहाँ 4 आएगा और 2 से पहले सब जगह 2 आएगा। बस गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 3 चौक 12 दूनी 24, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 तिया 27। हो गया क्वेश्चन हमारा। अगर रेशो हमने निकाल लिया तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं रखा क्वेश्चन में, बी और डी के भागों का योग ज्ञात करना है। टोटल कितने भाग हैं, टोटल भाग देखिए 16 और 24 40, 40 और 18 58, 58 में 27 जोड़िएगा तो 58 और 27 हो गया आपका 85, 58 और 7 65 और 20 85। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि बी और डी के भाग का योग ज्ञात करना है। बी और डी इनका योग करो तो 24 और 27 कितना हो जाएगा आपका 51। हमें टोटल पता है कि 3400 रुपये हैं, तो इस 85 की जो वैल्यू पता है वो कितनी है, 3400 है, क्योंकि ये टोटल हमारे पास पता है 85 है। जब इनको सबको दिया गया है इस अनुपात में, एक ए को 16 के अनुपात में दिया, बी को 24 के अनुपात में दिया है ना, सी को इतना दिया और डी को इतना दिया, तो ये 85 की वैल्यू है, 85 यूनिट की वैल्यू 3400 है। 51 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे 51 की वैल्यू। 51 की वैल्यू निकालने के लिए 85 से हम भाग कर देंगे और 51 से गुणा कर देंगे। 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 5 से काट लीजिए, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, 3 से गुणा कर देंगे, 3 0 0, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18 और 2 20। आंसर आ गया 2040 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए क्वेश्चन है कि 68,000 रुपये को ABC में बांटा गया है और 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करना है। जो सबसे बड़ा भाग है और सबसे छोटे भाग है उसका अंतर हमें ज्ञात करना है। देखिए अनुपात जो दिया है 1:2, 1:4, 5/16 दिया हुआ है। जब इस तरह का अनुपात हमें दिया हो तो हम इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं कि हम एलसीएम लेके गुणा कर देंगे। तो 2, 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 16 से गुणा करेंगे, दूसरे वाले जो नंबर है उसमें भी 16 से गुणा करेंगे, तीसरा वाला जो नंबर है इसमें भी हम 16 से गुणा करेंगे। 16 से 16 कैंसिल, 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16, तो ये रेशो आ गया 8:4:5। अब इसमें सबसे बड़ा भाग क्या है, सबसे बड़ा भाग 8 है। सबसे छोटा भाग क्या है, सबसे छोटा भाग 4 है। टोटल कितना है, 8 और 4 12, 5 17, टोटल है हमारे पास 17। और 17 जो यूनिट हैं ये किसके बराबर हैं, 17 यूनिट बराबर है 68,000 के, क्योंकि 17 टोटल यूनिट है और टोटल यूनिट 17 है, तो ये किसके बराबर है, 68,000 के बराबर है। हमें बड़े और छोटे भाग का अंतर निकालना है। तो बड़े और छोटे भाग का अंतर कितना है, 8 और 4 का अंतर कितना है, 4। तो हम 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 17 से कर देंगे हम भाग, 4 से कर देंगे हम गुणा, हो गया आंसर 17 चौका 68। 4000 की 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16,000। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3,000 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग के 1/3 और बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 2/3 है। तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। ₹3,000 is divided between A, B and C so that A receives 1/3 as much as B and C together and B receives 2/3 as much as A and C together receive. Then the share of C, हमें C का शेयर पता करना है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे ये किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। थोड़ा अगर हम इनका रेशो समझ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि ए का जो भाग है वो बी और सी के कुल भाग का, तो ए और बी और सी का रेशो दिया हुआ है। ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 1/3 है। देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं हम इसे कि ए का भाग
बी और सी के कुल भाग का 1/3, हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे। या फिर इसी को अगर हम कहें तो A रेशो V प्लस सी बराबर 1/3 को हम 1/3 कह देंगे। इसी तरह से B का जो भाग है A और C के कुल भाग का कितना दिया हुआ है, 2/3 है, तो हम इसको 2:3 कह देंगे। अब C का भाग हमको ज्ञात करना है, C की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ कि यहाँ ABC का योग कितना आ रहा है, यहाँ ABC का योग आ रहा है 4, यहाँ ABC का योग कितना आ रहा है 5, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 5 का 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे, तो जो योग हो जाएगा वो हमारा 20 हो जाएगा। क्योंकि हमें इन्हें इक्वल करना है, जो इनका योग है उनको क्या करना है, इक्वल। 5 से गुणा करेंगे तो 5 से कम 5, 5 3 15। ऐसे ही 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब हम देख रहे हैं कि 15 और 5 20, 12 और 8 20। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप देखिए ABC का रेशो निकालना है हमें, तो फिर अगर ABC का हम रेशो निकालें तो बताइए आप मुझे कि ABC का रेशो क्या हो जाएगा। A का रेशो कितना हो गया, देखिए यहाँ से A का रेशो हो गया 5, B का रेशो हो गया 8, अब C का रेशो क्या है 5 और 8 13, 13 और 7 20, C का रेशो कितना आ गया 7। टोटल कितना है हमारे पास 20। अब C का भाग ज्ञात करवा रहा है, तो हमारे पास टोटल रुपीस कितने हैं 3000, यानी कि 20 यूनिट किसके बराबर है 3000 के बराबर है। तो 7 यूनिट किसके बराबर होगी, 20 से भाग कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 7 0 0, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 3 10, 1050 से ही हमारा आंसर है। सी का भाग कितना होगा 1050। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ पेन को 4 दोस्त A, B, C और D में 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 में बांटता है, तो ज्ञात करो उसके पास कम से कम कितने पेन हैं। A man distributed some number of pens among his four friends A, B, C and D in the ratio 1/3 is to 1/4 is to 1/5 is to 1/6. Then find the minimum number of pens that the man should have. तो हमें देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। रेशो जो दिया हुआ है, जो उसने पेन बांटे हैं 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। 60 से हम क्या कर देंगे, इसमें भी 60 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 60 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 60 से गुणा कर देंगे, और इसमें भी हम 60 से गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 4 से 15 बार, 5 से 12 बार और 6 से 10 बार। 20:15:12:10। तो कम से कम कितने पेन दिए हैं, इनका हम टोटल करेंगे। 20 और 15 35, 35 और 12 47 और 10, टोटल इनका अगर आ रहा है तो टोटल आ रहा है 57। टोटल कितना आ रहा है इनका, देखिए 20 + 15 + 12 + 10 = 57। तो इसके पास कम से कम पेन कितने होने चाहिए, 57 पेन होने चाहिए, या इसके मल्टीपल में होने चाहिए। 57 का मल्टीपल क्या आएगा 114। 57 हो या 114 हो, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में है, तो कम से कम कौन से होने चाहिए 57। अगर 57 नहीं होता तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता 114। ठीक है, ठीक है, ओके।